नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, विज्ञापन संख्या 51 का परिणाम घोषित हो गया है। आप लोगों ने जैसा भी लिखित परीक्षा में किया, अब बारी है साक्षात्कार की। साक्षात्कार अर्थात व्यक्तित्व का परीक्षण। आपके अंदर अभिव्यक्ति कौशल कैसा है, आप अपनी बात को किस प्रकार रखते हैं, आपका कॉमन सेंस कैसा है, चीज़ों को लेकर आपकी दृष्टि कैसी है, इस सभी का परीक्षण आपके साक्षात्कार में होना है। यूपी का ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो साक्षात्कार है, जिसे पहले उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है। तो इसमें जो अंकों की बात करें तो 30 अंकों का होता है कुल मिलाकर। मैं अपनी बात करूं तो मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बुलंदशहर में वर्तमान रूप से चयनित हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के रूप में। तो मैं अपने साक्षात्कार का अनुभव आपके सम्मुख रखूंगा। मैंने 2 साक्षात्कार दिए थे, एक विज्ञापन संख्या 47 में, जिसमें अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो सका था, और एक दूसरा जो मैंने साक्षात्कार दिया वो विज्ञापन संख्या 50 का दिया था, जिसमें मैं चयनित हुआ अंतिम रूप से अनारक्षित वर्ग में। तो कई साथियों ने या कई प्रतियोगियों ने मुझसे कहा, पर्सनली कहा कि सर साक्षात्कार के लिए हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो फोन पर एक एक को मार्गदर्शन देने से अच्छा है कि हम अपने चैनल पर वो बातें रखें जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित हों। और ये जो साक्षात्कार का मैं अनुभव या साक्षात्कार की जो ये सीरीज चलाऊंगा, श्रृंखला मेरी चलेगी, इसका लाभ केवल विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर अनुदान एडेड कॉलेजेस के लिए ही केवल नहीं है उत्तर प्रदेश की। जहां भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं का, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो, इसके अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी में भी या राजकीय डिग्री कॉलेज जो जीडीसी यूपी पीएससी से आया हुआ है, उसके भी साक्षात्कार में समान रूप से ये अनुभव आपके उपयोगी होने वाले हैं। ये हमारे अनुभव हैं, ये आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो विज्ञापन संख्या 47 में जो मेरा साक्षात्कार हुआ था, जिसमें मुझे 30 में से 26 अंक मिले थे। अब आप जान लीजिए नियम क्या होता है कि 30 में से अधिकतम 27 अंक मिल सकते हैं आपको और न्यूनतम 12 अंक मिल सकते हैं। तो मुझे 26 अंक मिले थे। आप समझ सकते हैं कि एक तरह का हाईएस्ट जो अंक है वो मुझे प्राप्त हुए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार इंटरव्यू रहा होगा। तो मैं अभी आपको केवल वो प्रश्न बताऊंगा जो मुझसे पूछे गए थे और जो मेरा अनुभव रहा था विज्ञापन संख्या 47 में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। कल एक और मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, जिस पर अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें विज्ञापन संख्या 50 जिसमें मैं चयनित हुआ था, जिसमें मुझे 25 अंक मिले थे 30 में से, तो उसका अनुभव रखूंगा। पहले ये दोनों जो क्रम से वीडियो होंगे, विज्ञापन संख्या 47 और विज्ञापन संख्या 50 में जो भी प्रश्न मुझसे पूछे गए और मेरा जो अनुभव था, मैंने जैसे उसको फेस किया, वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद की श्रृंखला में इंटरव्यू को कैसे हम अच्छे अंक प्राप्त करें, अधिकतम अंक प्राप्त करें, इसके लिए हम अपनी श्रृंखला में आगे वीडियो बनाएंगे जो सभी के लिए समान रूप से लाभकारी होने वाले हैं। अगर आप दुर्भाग्यवश विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार में नहीं भी पहुंच पाए हैं, तो आगे जो आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है या हरियाणा हो रहा है या कोई भी जो आप इंटरव्यू देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का या टीजीटी पीजीटी या पीजीटी का, टीजीटी में तो होता ही नहीं, तो सब में समान रूप से उपयोगी होगा। और केवल हिंदी में नहीं, हिंदी के अतिरिक्त जो भी विषय हैं सब में उपयोगी होगा। प्रश्न बदल जाएंगे लेकिन प्रारूप तो वही होता है। बताने का ढंग और जो नियम होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं अधिकतम अंक पाने की, वो सब मैं अगली वीडियो में, सभी वीडियो में अपनी क्रम साझा करूंगा। तो आज हम बात करते हैं अपने विज्ञापन संख्या 47 के अनुभव की। तो देखिए, विज्ञापन संख्या 47 के अनुभव की अगर हम बात करें
तो बोर्ड में सबसे पहले देखिए इंटरव्यू बोर्ड क्या होता है। बोर्ड कई बोर्ड होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपका जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, वो किस बोर्ड में होगा। वो तो तुरंत ही वहां पता चलता है। तो उसमें जो आयोग का कोई मेंबर होगा या अध्यक्ष होंगे, जो भी होंगे वे उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अगर वो मेंबर होंगे तो भी उस बोर्ड में होंगे तो अध्यक्ष होंगे, और अगर अध्यक्ष जी बैठे होंगे तो अध्यक्ष होंगे ही। तो उसके अलावा 3 से 4 जो है विशेषज्ञ भी होते हैं। तो हम जो है इस पर बात करेंगे। सामान्यतः एक लोग जो है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भी होते हैं, जो मनोविज्ञान के होते हैं। तो ये तो उसका एक प्रारूप होता है। अब मेरे साथ कैसे हुआ, मैंने कैसे इंटरव्यू दिया 47 का, जिसमें मुझे 26 अंक मिले, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं भीतर गया और अनुमति लेकर प्रवेश किया। आपको अनुमति लेकर प्रवेश करना है, आपको पता है, आप बिना अनुमति ले नहीं जाएंगे। अनुमति लेकर प्रवेश किया। जैसे ही हमने अनुमति ली, हम अपने आप बैठना भी नहीं है चेयर पे, वहां पर होती है आपके लिए, लेकिन वो कहेंगे आपसे कि आप बैठ जाइए। तो बैठने के लिए संकेत किया, और जैसे ही उन्होंने संकेत किया, मैंने धन्यवाद देकर चेयर मतलब मैं बैठ गया, मतलब मैंने अपना आसन ग्रहण किया। अब जैसे ही मैं बैठा, प्रश्न प्रारंभ। पहला प्रश्न जो है बोर्ड के अध्यक्ष जी ने पूछा, और पूछा कि आप बिना नाम बताए अपनी शैक्षिक उपलब्धियां बताएं। ध्यान रखना है, अगर उन्होंने ये कहा है कि नाम ना बताइए, तो आपको नाम नहीं बताना है, और आपको अपनी शैक्षिक उपलब्धियां बतानी है। शैक्षिक उपलब्धियों में आपको ये नहीं कि हाई स्कूल, इंटर सब कुछ बताना शुरू, कक्षा 8, कक्षा 5, ऐसा नहीं है। आप बीए से शुरू करिए कि मैंने स्नातक फला फला विश्वविद्यालय से इस श्रेणी में, अमुक श्रेणी में पास किया। परास्नातक मैंने फला फला विश्वविद्यालय से फला वर्ष और इतनी प्रतिशत के साथ प्राप्त किया, या इस डिवीजन प्राप्त किया, मैंने उत्तीर्ण किया। उसके बाद आप पीएचडी यदि कर रहे हैं तो उसका बता दीजिए, कर चुके हैं तो उसका टॉपिक बताते हुए बता दीजिए कि मैं इस पर पीएचडी कर चुका हूँ। इस पीएचडी बताने का फायदा ये होता है कि पीएचडी बता देने से जो आप टॉपिक बताएंगे, 2, 4, 5 प्रश्न उसी टॉपिक से हो जाएंगे, क्योंकि आप उस पर शोध कर रहे हैं, तो आपने उसको काफी पढ़ा होगा, तो आपको काफी फायदा मिल जाएगा। तो पीएचडी बता देने से फायदा होता है अगर आपने कर लिया है, और तो पीएचडी से ही काफी प्रश्न हो जाते हैं, और अगर कर रहे हैं तो भी बता देना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको सरल हो जाएगा, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं उस चीज के, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप काफी उस पर तैयारी कर रखे हैं पहले से। उसके बाद उन्होंने उपलब्धियां बताने के ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद, जो एक्सपर्ट 1 थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने पूछा कि रामचरितमानस की मूल प्रति जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुई, उसका विभाजन किसमें था। अब देखिए, ज्यादातर कांड में हम लोग समझते हैं, तो उन्होंने पूछा तो इसका मतलब प्रश्न घुमाऊ था, प्रश्न कठिन था, तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया प्रश्न को, तो मैंने फिर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि पहली बार इंटरव्यू था और मैं गया था। तो मैंने पुनः उन्हें आग्रह किया कि सर मेरी प्रश्न समझ में नहीं आया, कृपया इस प्रश्न को मुझे पुनः समझा दीजिए। तो बोर्ड के अध्यक्ष जी ने उस प्रश्न को समझाया कि भाई इस प्रश्न का ये मतलब है कि आपसे ये विशेषज्ञ ये पूछना चाह रहे हैं। मेरी प्रश्न समझ में आया, लेकिन मुझे थोड़ा ठीक से आ नहीं रहा था, तो मैं सोचने लगा। तो विशेषज्ञ जी ने कहा कि आपने रामचरितमानस पढ़ी है? हाँ, मैंने कहा 2 से 3 बार पूरी पढ़ी है, और ये ईश्वरी कृपा थी, या मैं नियमित रामचरितमानस का पाठ करता था अर्थ सहित, तो 2 से 3 बार तो मैं पढ़ चुका था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था। तो उनका यदि आपने पढ़ी है तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुझे याद आया कि नीचे कांड के अंत में सोपान करके लिखा होता है कि, तो मैं समझ गया कि सोपानों में, क्योंकि रूपक है, तो इसके 7 कांड जो है 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं, तो मैंने कहा सोपानों में। बहुत प्रसन्न हुए वो, पहला ही कहते हैं पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जब मैंने ये बता दिया, तो दूसरा जो है उसके बाद एक्सपर्ट 1 ने फिर पूछा कि रामचरितमानस का कौन सा प्रकरण आपको सर्वाधिक प्रिय है। अब जो प्रकरण मुझे सर्वाधिक प्रिय था मैंने तैयार कर रखा था, क्योंकि रामचरितमानस मैंने बहुत बार पढ़ा था, कई बार पढ़ लिया था सही, तो मुझे कुछ कंठस्थ था। फिर मेरी शिक्षा जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी, तो वहां पर तो कुछ जो है चौपाइयाँ और कुछ ये सब पहले से ही कुछ प्रकरण हैं, धनुष यज्ञ है, परशुराम और विश्वामित्र जी की सेवा, ये सब
लक्ष्मण जी को जो है बाण लगना, ये काफ़ी प्रकरण जो है रामचरितमानस के, रामराज, ये काफ़ी स्मरण करा दिया जाता है, कंठस्थ करा दिया जाता है। तो मुझे कंठस्थ, तो मैंने उन्हें वही सुना दिया गाकर। और जब मैंने गा के सुनाया, मिश्रा धनुष से कि मुझे तैयार था, तो मैंने सुना दिया। तो जो है वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सो, अंग अंग परवार यहीं कोटि कोटि सत्संग, तो मैंने सुना दिया बहुत अच्छे से, लय से, बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने उसी से प्रश्न पूछना शुरू किया। देखिए, जो आप बताते हैं उन्हीं से वो प्रश्न निकालते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रश्नों का कोई भंडार नहीं होता। वो आपकी बातें करते हैं और उसी से प्रश्न अपना उनको निकलता जाता है। तो एक्सपर्ट वन नहीं, विशेषज्ञ जो एक थे, उन्होंने पूछा इसमें कौन सा रस है, तो मैंने कहा श्रृंगार है। तो श्रृंगार में भी पूछने लगे कि श्रृंगार में कौन सी अवस्था है, तो हमने कहा कि श्रृंगार में पूर्वराग की अवस्था है। जब मैंने पूर्वराग कहा तो वो समझ गए कि इन्हें ज्ञान अच्छा है काव्य शास्त्र, तो मैंने कहा पूर्वराग है। तो एक्सपर्ट इससे बहुत प्रसन्न हुए। श्रृंगार तो वो सोचते थे बता ले जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि पूर्वराग मैंने बताया तो काफी प्रसन्न हुए। उसके बाद एक्सपर्ट टू ने पूछा कि जो कि एक महिला थी, उन्होंने पूछा कि मिथिला धनुष यज्ञ प्रकरण से मिलती जुलती कोई और कृति भी है क्या जो इससे मिलती जुलती हो। मैं थोड़ा सोचने लगा। उन्होंने पूछा कि हिंदी साहित्य में लिखी गई है, आप बता सकेंगे। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा कि राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला का काव्य कृति, वो बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद एक्सपर्ट टू जो कि महिला थी, उन्होंने पूछा कि नागार्जुन प्रगतिवादी हैं या जन्मवादी, जन्माद को परिभाषित कीजिए। मैंने जन्माद को परिभाषित किया और मैंने बताया कि नागार्जुन जो है जन्मवादी। तो मैंने उसको परिभाषित किया कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह में लाएगा, कोई भी हो निश्चय को कम्युनिस्ट कहलाएगा। तो वो रोजी रोटी की बात करते हैं, होंगे दक्षिण होंगे बाम, जनता को रोटी से काम। तो जनवाद, उन्हें जनवादियों ने सिद्ध किया। उसके बाद मैंने लघु शोध भी किया था। मैंने बता दिया था नागार्जुन में पीएचडी कर रहा हूँ, इस वजह से नागार्जुन से प्रश्न हो रहे थे। तो आप अगर बता देंगे तो फायदे में रहेंगे। फिर मैंने ये भी बता दिया कि मैं लघु शोध, मतलब एक लघु शोध मैंने लिखा है जो कि नईपौध उपन्यास पर है बाबा नागार्जुन के। तो उन्होंने इसके बारे में पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। मैंने तो बता दिया क्योंकि मैंने काम किया था उस पर। फिर उन्होंने पूछा कि आपके कितने लेख यूजीसी केयर लिस्टेड में प्रकाशित, मतलब यूजीसी केयर लिस्टेड का नहीं कहा उन्होंने कहा कितने लेख प्रकाशित है। तो मैंने बताया कि मेरा एक लेख प्रकाशित है जो कि यूजीसी केयर लिस्टेड में है और नमन में प्रकाशित है। उस समय एक ही था, अब तो 6 हो गए। अब जब आपसे लेख की बात हो गई तो फिर आगे जो है उसके संपादक जरूर याद रखिए, उसके संपादक कौन है, वो कहाँ से प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद यदि एक्सपर्ट 3 थे, यदि किन्हीं 2 पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित करवाना हो तो आप किन्हें वरीयता देंगे। तो वरीयता कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जिसको भी हम कहेंगे उसका संपादक और कहाँ से प्रकाशित होती है अवश्य पूछेंगे। इसलिए वही नाम लीजिए जो जिसके संपादक और कहाँ से प्रकाशित होती है और किस प्रकार की पत्रिका है, आपको विधिवत जानकारी होनी, तो आप फंस जाएंगे। तो मैंने जानबूझ के जो मुझे क्लियर थी वो मैंने बता दी कि तद्भव और नागरिक वचन। तो मुझे पता था कि कहाँ से प्रकाशित होती है, संपादक कौन है, सारी चीजें। उसके बाद एक्सपर्ट 3 जो थे उन्होंने कहा ये कहाँ से प्रकाशित होती है, उनके संपादक कौन है। तुरंत उन्होंने पूछ लिया वही प्रश्न जो मैंने सोच रखा था पहले से। यानी इंटरव्यू क्या है, कला है। तुरंत मैंने उसका उत्तर बता दिया। एक्सपर्ट 3 फिर एक थोड़ा जटिल प्रश्न पर आया। उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ नाम लूंगा, आप बताएं कि रेलगाड़ी के नाम है कि अखबार के नाम है। तो उन्होंने कुछ शब्द संक्षेप दिए, जलेश और प्रलेश। मुझे आता था तो मैंने बता दिया कि जलेश मतलब जनवादी लेखक संघ और प्रलेश मतलब प्रगतिशील लेखक संघ। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा कि एक्सपर्ट 2 ने कि जो महिला थी कि आप जो है शोध के अतिरिक्त और क्या करते हैं। वो सोचते थे कि पीएचडी कर रहे हैं तो कुछ तो इनकम के लिए करते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं जेआरएफ हूँ तो मुझे फेलोशिप मिलती है, उससे बहुत प्राउड थी। वैसे अगर जेआरएफ कहते तो थोड़ा अभिमान समझ सकते थे, लेकिन उससे आ गया तो उनको लगा कि जेआरएफ से एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से होता है और काफ़ी योग्य व्यक्तियों का ही होता है। फिर उसके बाद जो है जैसे मैंने कहा फेलोशिप मिलती है तो बोर्ड की जो अध्यक्ष थे उन्होंने साक्षात्कार समाप्त होने की घोषणा की। सभी ने मेरे साक्षात्कार को खूब सराहा और मैं भी मैंने सभी का अभिवादन किया और धन्यवाद देते हुए बाहर निकला। गेट को
बहुत धीरे से बंद करते हुए, क्योंकि गेट को ऐसे नहीं बंद करना है कि आपने खोला छोड़ दिया भर से आगे लड़ गया, तो ऐसा लगता है जैसे आपने क्या किया, मतलब एक बेअदबी हो गई। तो आप बहुत धीरे से दरवाजे को बंद करिए। जब चेयर में भी आपको बैठने कहेंगे तो आप चेयर को जैसे बैठेंगे, बाद में फिर जब उठेंगे तो उसको जो है वापस आएंगे तो चेयर को फिर ठीक से कर दीजिए जैसे थी। ऐसा ना लगे कि आपने बस खिसकाया, बैठे और चले गए। तो ये जो है इस साक्षात्कार के बाद मुझे जो अंक मिले थे वो 26 अंक मिले थे 30, जो कि अधिकतम स्कोर होता है। 27 अधिकतम होता है, 26 भी बिल्कुल अधिकतम स्कोर के करीब में पहुंचे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा उस साक्षात्कार का। तो ये विज्ञापन संख्या 47 का मेरा अनुभव था जो मैंने साझा किया। विज्ञापन संख्या 50 का क्या अनुभव रहा ये मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।